जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज जो थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमारे पास जो थ्योरीज थी वो फेल हो गई। जब बात छोटे पार्टिकल्स पर आई, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल पर, तब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज फेल हो गए। लॉ ये था कि कोई भी एक्सेलरेशन में होगा चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेशन करेगी तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगी, डिसिपेट करेगी, लूज़ करेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये चीज़ नहीं करता था, हमें कोई ऐसा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा था। तो इसी तरह हमें एक नई ब्रांच क्रायोजेनिक्स थी। क्रायोजेनिक्स एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर हम मैटर के एक अलग बिहेवियर की दुनिया के अंदर चले गए। क्रायोजेनिक्स, हम मैटर को क्या करें, हम मैटर को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। स्टूडेंट्स, इतना ठंडा नहीं कि बर्फ़ जितना नहीं, बर्फ़ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ड्राई आइस 80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 ड्राई आइस, इतना भी नहीं स्टूडेंट्स, इससे बहुत कम हम लेकर चले जाएं, अराउंड -153 सेंटीग्रेड, इतना कम। हमें मैटर का न्यू बिहेवियर मिला, हमें मैटर की नई खुसूसियात मिली। हमारे रूम टेम्परेचर पर जैसे मैटर बिहेव कर रहा था, दिख रहा था, खासियत शो कर रहा था, जैसे रिएक्ट कर रहा था, वो जो चीज़ें जब टेम्परेचर को कम किया गया वो बदल गई। तो टेम्परेचर के बदलने पर उन चीज़ों के अंदर फ़र्क आ गया, टेम्परेचर के कम करने पर उन चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आ गई, उनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस आ गए। तो हमने देखा, स्टडी किया उन चीज़ों को कि भाई हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसकी मैटर की खुसूसियात में चेंजिंग आ रही है। तो एक ब्रांच बन गई जिसका नाम रखा क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स, ये जो लफ्ज़ है क्रायोजेनिक्स का, दो पार्ट्स है, क्रायो एंड जेनिक्स, यानी लो टेम्परेचर की जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी स्टडी करना। क्रायो मीन्स लो सब्सटेंसेस, बट जेनिक्स मुझे याद नहीं आ रहा क्या लफ्ज़ है, क्या उसकी एटिमोलॉजी है, बट क्रायोजेनिक्स का लफ्ज़ जो है यही डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास लो टेम्परेचर की स्टडी की जाए। ओके, तो इसके अंदर ये हुआ कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हमारे पास कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कहते हैं ना भाई, ये कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है। कंडक्टर ये होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने दे। ओके, वो होते हैं कंडक्टर। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, लकड़ी कंडक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं दे सकती। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी वायर है, कॉपर की या किसी भी चीज़ की, तो वो कंडक्टर है। मैट्रिक क्लास के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं अभी, मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ये जो वायर्स होती हैं, इनके अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास रेजिस्टेंस आर, जो कि उस करंट के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। वो जो रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है। मतलब वो जो फ्लो है करंट का, वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, उसको रोकने की कोशिश करती है वो रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉपर, सिल्वर बहुत ज़्यादा जो है ना, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, फिर कॉपर हो गया, हम ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने इनका टेम्परेचर कम किया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम किया हमने, 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कम किया, 0 से 100-150 के बाद कम किया, हमें एक खासियत मिली कि इन सब्सटेंसेस की, इन चीज़ों की जो है रेजिस्टेंस जो हो गई वो 0 हो गई। बहुत ज़बरदस्त, रेजिस्टेंस कम तो होती गई लेकिन 0 हो गई रेजिस्टेंस, मतलब कोई रुकावट नहीं थी इन चीज़ों के अंदर। तो ये कंडक्टर तो थे,
ये सिल्वर कॉपर कंडक्टर तो थे, लेकिन जब टेम्परेचर कम किया तो ये सुपर कंडक्टर बन गए। जब टेम्परेचर कम किया तो ये सुपर कंडक्टर बन गए। सुपर कंडक्टर क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई। इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो क्यों हुई? ज़ीरो इस वजह से हुई, क्यों? क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया। हमें एक न्यू प्रॉपर्टी मिली। हमने देखा यार टेम्परेचर कम करने पर सुपर कंडक्टर बन जाती है सब्सटेंस। नॉट ऑल बट फ्यू, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। हमें ये प्रॉपर्टी मिली। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 था वो, जिसके अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी थी। ठीक है, मुझे लिटरली याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है चैप्टर नंबर 5 था, उसका आखिरी टॉपिक था प्लाज्मा टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। उसके बाद था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। तो सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, जो भी थे, एंड उन्हों का खत गया अल्बर्ट आइंस्टाइन को। उन्होंने कहा कि जब हम किसी एटम्स के ग्रुप का टेम्परेचर कम कर दें तो वो एक नया अलग चीज़ शो करते हैं, एक अलग बिहेवियर शो करते हैं, वो एक अलग चीज़ की तरह बिहेव करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिसर्च की उस बात पर। बोस आइंस्टाइन ने उसको खत भेजा। उसने देखा, पढ़ा। 1920 की बात है, 1922 की बात है, ठीक है, 1920-22 की। तो पढ़ा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा यार ये इंडिया का बंदा है, बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। रिसर्च की। उसके बाद इन दोनों के काम, यानी वहाँ पर लेटर वाला था, व्हाट्सएप नहीं था कि कॉल किया अल्बर्ट आइंस्टाइन को, भाई आ जा तू इधर, नहीं था। तो वहाँ पर कॉल की गई, वहाँ पर ये देखा, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड किया थ्योरेटिकली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दुनिया के सामने आया एंड वो प्रूफ किया गया थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली। तो तब इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवी स्टेट ऑफ मैटर, पांचवी हालत है मैटर की। 1996 के अंदर, 7 के अंदर, जब कुछ 2 बंदे थे या 3 बंदे थे, ठीक है, अलग अलग कंट्री के, तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया इस चीज़ को, एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बना डाला और लोगों के सामने प्रैक्टिकल उसको दिखाया। और उनके इस काम पर उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। वो नोबेल प्राइज़ मिला उन लोगों को। उन्होंने 1920 की 22 की जो थ्योरी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, उनको साबित किया दुनिया के सामने। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में ऐसा क्या था कि हमने टेम्परेचर कम कर दिया। प्लाज्मा के अंदर हमने क्या किया था? टेम्परेचर को राइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मिक्सचर बना आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो प्लाज्मा था। पांचवें स्टेट ऑफ मैटर में क्या हुआ? जब मैंने बिल्कुल सुपर कूल कर दिया। कूलिंग एक होती है बर्फ़ कर दी, बर्फ़ से नीचे, एक होती है सुपर कूलिंग जो कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर होती है। देखिए टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर आप लोगों की ज़बान में कहा जाता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है कितनी ठंडी है, वो है टेम्परेचर। किसी चीज़ को हाथ लगाया वो गर्म महसूस हुई, वो क्या हुई? वो गर्म है। किसी चीज़ को हाथ लगाया ठंडी महसूस हुई, वो ठंडी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी चीज़ को हाथ लगाएं, मेटल की चीज़ को, कंडक्टर हो, वो आपको गर्म फील हो रही है। लकड़ी को आपने हाथ लगाया, वो आपको गर्म फील नहीं हो रही, ठंडी हो रही है, नॉर्मल, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। अब लकड़ी का टेम्परेचर अगर उस आपको फील हो रहा है कि वो उस मेटल से कम है, लेकिन इट डजेंट मीन कि उस लकड़ी का टेम्परेचर कम है। वो जो वुड का पीस है, ये जो वुड का पीस है, ये कंडक्टर नहीं है। आपकी स्किन और आपको फीलिंग कहाँ से होती है? आप फील कैसे करते हैं टेम्परेचर को? आपकी स्किन का, आपकी उंगली का इसके साथ कांटेक्ट होता है, आपके हाथ का इसके साथ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पर कंडक्शन होगी हीट की, कंडक्शन होगी हीट की। अब ये कंडक्शन कौन ज़्यादा कर पाएगा? ऑब्वियसली जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हो गए अच्छे खासे, जो कॉपर्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, लोहे की चीज़ें हो गई, वो ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। अब वुड को ले लो या किसी और चीज़ को ले लो, वो इतनी ज़्यादा थोड़ी ना कंडक्टिविटी शो करेंगी, ठीक है। तो भले वुड का टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन वो आपके हाथ से इतनी हीट कंडक्ट हो ही नहीं पाएगी। तो आप कहोगे ये इतनी ज़्यादा गर्म है नहीं, लेकिन बाकायदगी से आपने इसको हीट किया या गर्म है चीज़, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं,
तो हमें लगता है ये चीज़ ठंडी है, गर्म है। तो दिस इज़ नॉट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आप इसको खाली टच कर लें एंड आप उसको फील किया इट इज़ कोल्ड एंड इट इज़ हॉट, इट डजेंट रियली मीन। टेम्परेचर मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और समथिंग एल्स। ओके, कि एक एटम्स है, कोई भी सब्सटेंस है, ये लकड़ी की रॉड है, सॉरी ये मेटल की रॉड है, लोहे की रॉड है, तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो कितनी तेज़ी से अपने पीरियड्स कंप्लीट कर रहे हैं, वो कितनी तेज़ी से वाइब्रेशंस अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। एटम्स हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लोअर एटॉमिक लेवल पर, यहाँ पर होता है अपनी एक मखसूस जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आपने कभी बॉब एंड बॉल देखा है? आप क्या करें, यहाँ से ये बॉल है, ऊपर को यहाँ पे इसको अटका दें। अब आपको क्या करें, इसको थोड़ी सी यहाँ से फोर्स अप्लाई करें। अब ये ऐसे जाएगा, फिर वापसी आएगा, ऐसे जाएगा, वापसी आएगा, एक अपनी मैक्सिमम पर जाएगा, एक यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम, यहाँ पर एक मैक्सिमम पे जाएगा, इसके अलावा ये चीज़ कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना, तो एक मैक्सिमम पर जाएगा। तो इसी हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशन होती है एक एटम्स के मालिक्यूल्स की, तो ये ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, एक ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक मैक्सिमम हद होती है, इतने रेंज के अंदर ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो यही होती है टेम्परेचर्स का, ये काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास। ओके, वाइब्रेशनल वे में, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज़ द थिंग, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आप इसको टेम्परेचर देते हैं तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जब आप टेम्परेचर देते हैं तो हमेशा इनकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ती। माइट भी पॉसिबल है इसका फेस चेंज हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए, ठीक है, तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। फॉर सपोज आपने ऐसी ही टेम्परेचर दिया है कि जो इसको वाइब्रेशन इसकी बढ़ गई, तो अब इसकी मैक्सिमम वाइब्रेशन कहाँ तक होगी, ऐसे होगी, यहाँ तक, यहाँ तक, ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा एटम। तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है उसके एटम्स, दिस इज द टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, ठीक है, हीट देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करती है। जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हैं वो सिकुड़ जाती है, उनके जो एटम्स हैं उनकी दूरी कम हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो आप देखते हैं कभी भी आप किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। गैस को आप ठंडा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट कम हो जाती है, हीट लूज़ हो रही होती है उनमें से, और वो बहुत ज़्यादा आपस में स्टिकी हो जाते हैं। तो जब आपने टेम्परेचर कम किया तो वो आपस में ठंडे हो जाते हैं एंड उनकी वाइब्रेशनल, वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है उनकी, तो वो आपस में क्लोज़र हो जाते हैं। तो जब क्लोज़र होते जाते हैं तो किसी नाइट्रोजन को या किसी चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता नहीं कौन सा एलिमेंट था, लिथियम था, बेरिलियम, पता नहीं, बोरॉन था, जो कि 1996 के अंदर दो बंदे थे जिन्होंने प्रैक्टिकल प्रूफ दिया दुनिया के सामने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर कम कर दिया एटम्स का, ग्रुप ऑफ एटम्स का टेम्परेचर कम करते गए एक पॉइंट ऐसे है भाई, इतनी दूरी पर थे वो एटम्स, टेम्परेचर कम किया, फिर एटम्स के अंदर की दूरियां बहुत ज़्यादा कम होती गई, ऐसे 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 ऐसे, और कम किया टेम्परेचर, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर इतना कम कर दिया उन्होंने टेम्परेचर कि वो जो एटम्स हैं वो आपस में ऐसे मर्ज हो गए आपस में। देखें उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो कम हो गई, ठीक है, वो तो ऐसे मर्ज हो गए। तो ये माइक्रोस्कोप के देखा उन्होंने, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये एक चीज़ है, ये जस्ट लाइक एक सुपर एटम की तरह बिहेव कर रही है चीज़। इट मीन्स कि आप देखोगे तो ये कलेक्टिवली क्या कर रही थी, उन्होंने देखा कि ये जो पार्ट है, ये 4 एटम्स है, 5 एटम्स है, ये कलेक्टिवली हल्का मोशन दिखा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ है एक अलग तरीके से बिहेव कर रही है, ये सुपर एटम की तरह बिहेव कर रही है, 4-5 एटम्स का एक ग्रुप हो गया आपस में, वो एक सुपर एटम की तरह मूव कर रही है, एक बड़ा गुच्छा एटम्स का, जो कि जस्ट लाइक इट्स बिहेविंग विद लो वाइब्रेशंस। ओके, तो वो एक बिहेव, तो हमें पता चला कि कोई हमारे मैटर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारे मैटर का टेम्परेचर कम करने से बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ द क्रायोजेनिक्स। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड हम एक चीज़ को, न्यू बिहेवियर को देखते हैं तो हम उसके अंदर घुस जाते हैं कि देखिए यार दूसरी सब्सटेंसेस का काम करें, हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या उसकी डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम लग गए।
और फाइनली आफ्टर दैट टाइम हमने कोशिश करते गए तो हमने एक ब्रांच बना डाली क्रायोजेनिक्स के, जिसके अंदर हमें एक नई बिहेवियर्स मिले चीज़ों के, एक नई स्पेशलिटीज़ मिली, स्पेसिफिकेशंस। तो हमने ब्रांच बना डाली कि इसके अंदर हम कम टेम्परेचर वाली चीज़ों की स्टडी करेंगे। ग्लोबली शुरू के अंदर बड़े मसलात थे कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर कौन सा होगा, मतलब वो क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होगा कि जिससे कम हम करें तो वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहलाएगा, मतलब वो नेसेसरी होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनने में, लेकिन आज यूनिफॉर्मली ग्लोबली इसको माना जाता है कि -153 केल्विन, 153 डिग्री केल्विन और 120 डिग्री केल्विन वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपके पास क्या होता है, जिस पर आपके पास क्रायोजेनिक्स का क्रिटिकल टेम्परेचर हो। इससे आप नीचे जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो वो टेम्परेचर क्रायोजेनिक टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, देखें अब बुक की रीडिंग करते हैं। क्रायोजेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की हम स्टडी करते हैं। एक्सट्रीमली एक होता है लो टेम्परेचर, जिस लाइक आइस हो गई, -20-30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। तो 20-30 डिग्री टेम्परेचर दुनिया के बहुत ज़्यादा इलाकों के अंदर होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पर ग्लेशियर्स हो गए, वहाँ पर होता है, तो ये लो टेम्परेचर है। पर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर। एंड द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट दोज टेम्परेचर्स। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, मैटर का बिहेवियर कैसा है उन स्टेजेस पर। मैंने आपको समझाया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हुआ, उसका हमें एक अलग बिहेवियर मिला। इसी हिसाब से इस ब्रांच की एक सेकंड के अंदर ये ब्रांच नहीं बनी कि भाई 1 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर लोग मिले हमें ये बनानी है, नहीं, सालों के प्रैक्टिकल्स थे, उनकी इन्फॉर्मेशन थी, एंड फाइनली आराम से ये चीज़ इवॉल्व करती गई, बढ़ती गई, एंड हमें नीड पड़ी कि इसको ब्रांच के अंदर डाल दें, क्योंकि हमें एक नई चीज़ मिल गई कि अलग बिहेवियर मिला चीज़ों का। सो डेट्स द क्रायोजेनिक्स। ओके, क्रायोजेनिक्स खाली फिजिक्स की ब्रांच नहीं है ब्रांच फिजिक्स की, क्योंकि नियम सारे फिजिक्स के काम कर रहे हैं, लेकिन एक वाइड ब्रांच है। क्रायोजेनिक्स के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, क्रायोजेनिक बायोलॉजी एंड क्रायोजेनिक समथिंग एल्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 5-6 ब्रांचेस और हैं इसके अंदर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ टेम्परेचर्स बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर्स, ये जो चीज़ डील करती है, प्रोडक्शन करती है कि टेम्परेचर्स हम कैसे कम करें, ठीक है। इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ, यहाँ पर मेरे ख्याल से मटेरियल्स आना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे इंग्लिश आती है, यहाँ पर मटेरियल्स आना चाहिए। हम इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ मटेरियल्स बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिक्विड नाइट्रोजन इज़ अ मटेरियल, नाइट्रोजन गैस में तो है, हम लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं, तो नेगेटिव टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सुटेबली मटेरियल्स आना चाहिए, बट आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट कन्फर्म, ठीक है। मैं 100% आपको बता दूँ ये चीज़, ऐसे मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ तक आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। ओके, बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, -150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ये बात याद हो तो मैंने कहा था -153 डिग्री सेंटीग्रेड, और बुक के लिए -150 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जो बात कर रहा हूँ ये विकीपीडिया से देखकर बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं झाड़ रहा। विकीपीडिया एक प्रॉपर सोर्स है एंड ऑथोराइज्ड है, तो वहाँ से मैंने देखा है -153 सेंटीग्रेड है लिखा हुआ, लेकिन आपकी बुक में -153 डिग्री सेंटीग्रेड है। MCQ वगैरह है -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिक कीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक कहती है तो दुनिया की कोई चीज़ उसको क्या झुटला नहीं सकती। सो विच आर रेफर टू एज क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स। तो आप -150 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कम कर दें तो विच आर रेफर टू एज क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स, तो वो क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स कहलाएंगे। इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री विच आर रेफर टू क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स। आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करो एंड उस टेम्परेचर को यूज़ करो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो वो जो टेम्परेचर कहलाएंगे क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स कहलाएंगे। मटेरियल्स कहलाएंगे क्रायोजेनिक मटेरियल्स, क्रायो कूलर्स हैं, क्रायोजेनिक मटेरियल्स हैं। बट हाउ क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स, ये मुझे लाइन बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये जुमला कहना क्या चाहता है, 2 मायने कहना चाहता है ये जुमला। ये ब्रांच ये इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन, कैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, एंड यूज़ ऑफ टेम्परेचर, ये ब्रांच डील करती है कि हम इतना कम टेम्परेचर बनाएं कैसे, एंड इस टेम्परेचर को यूज़ कैसे करें।
एंड इसी चीज़ को रेफ़र किया जाता है, कहलाया जाता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स। इनको क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। एक मीनिंग इस लाइन की है। दूसरी मीनिंग ये हो सकती है, अगर यहाँ पर मटेरियल्स हो तो ये ब्रांच डील करती है प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ मटेरियल्स, कैसे हम मटेरियल्स बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, विच आर रेफर टू एज क्रायोजेनिक सब्सटेंस मटेरियल्स। तो वो दो मीनिंग है। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वाली मीनिंग है, जो कि ये जो लाइन दे रही है वो सूटेबल लग रही है मुझे। पहली जो लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है मुझे सूटेबली ये सही लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेक्निकली मुझे लाइन थोड़ी इरिटेट कर रही है, बट मेरे ख्याल से सही है। ओके, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अब ये जो फील्ड है क्रायोजेनिक्स की, देखिए इतना कम टेम्परेचर लाया कैसे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि इतना कम टेम्परेचर लाया कैसे जाता है। हमारे पास कुछ क्रायो कूलर्स होते हैं, क्रायो कूलर जो कि इतने कम टेम्परेचर को ऑब्टेन करें, एक्सेस करें, ठीक है, क्रायो कूलर्स। तो हमारा जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा सकता है। वो काम करता है फेज चेंज प्रोसेस पर, फेज चेंज मैकेनिज़्म पर, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, ठीक है। लेकिन क्रायो कूलर जो है वो एक अलग टाइप का मैकेनिज़्म है, उसके अंदर मशीन्स हैं, क्रायो कूलर्स हैं, जस्ट लाइक अ मशीन, बहुत सा बड़ी। तो उसके अंदर एक मैकेनिज़्म है, चीज़ें बनाई जाती हैं। उनको गैस को क्या किया जाता है, पहले गैस को क्या किया जाता है, गैस को टेम्परेचर कम किया जाता है। ये गैस है इतनी ज़्यादा गैस है, इसका टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो ये गैस क्या करेगी, वो गैस आपस में करीब हो जाएगी, ठीक है, इतनी गैस करीब हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या करेगा, प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है। अब टेम्परेचर कम कर दिया, अब इस गैस को एक्सपेंड किया जाएगा, प्रेशर कम करके, आई थिंक सो प्रेशर को कम किया जाएगा, मीन्स कि यहाँ पर एक्सपेंड किया जाएगा गैस को। जब गैस को एक्सपेंड किया जाएगा वो गैस ठंडी होगी। तो ऐसे इस चीज़ को ऑब्टेन किया जाता है। इस मैकेनिज़्म पे जिस काम करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, वो बहुत ज़्यादा बिजली लेती है। ये जो हमारे पास मशीन है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर हैं, उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा यूज़ करती है। कहीं मैंने ब्लॉग पर पढ़ा, किसी बंदे का ब्लॉग था तो वहाँ पर मैंने पढ़ा। मैंने यहाँ पर कोई अथॉराइज़ चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं ली कि भाई वाकई होता है या नहीं होता, लेकिन आई थिंक सो होता होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म इतना कम है कि नेगेटिव टेम्परेचर भाई -198, -100, 120 से ऊपर, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती होगी मशीन। ओके, तो अब ये क्रायोजेनिक काम करता है कि भाई हमने फेज चेंज, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, उस गैस को ठंडा किया जाता है। ये क्रायो कूलर यूज़ कहाँ पर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन्स के अंदर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने वाली जो बाहर मुल्क में ट्रेन्स होती है वहाँ पर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, एमआरआई के अंदर, एमआरआई एक स्कैन होता है जिसके अंदर आपकी बॉडी को एक पूरा गोल सा डब्बा, एक गोल सा, जैसे आपने देखिए वो जो अभी पानी के अंदर गई थी, सबमरीन टाइप जो गई थी, ठीक है, सबमरीन टाइप पानी के अंदर गई थी एंड वो एक्सप्लोड हो गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तानी बंदे थे और दूसरे बंदे थे, ठीक है। उसी हिसाब से एक मशीन होती है, बड़ी गोल होती है, उसके अंदर इसको डाला जाता है इंसान को, ठीक है, एंड वहाँ से एमआरआई स्कैन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे होंगे, ऐसी मशीन होती है एमआरआई की। इसके अंदर भी क्रायोजेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, जो कि होता है लिक्विड हीलियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसको अचीव करना। ये जो क्रायोजेनिक सब्सटेंस है एक और जगह पर यूज़ की गई है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर। ये जो पिछले साल दिसंबर के अंदर, पता नहीं 25 या 30 दिसंबर को, बहुत ही बड़ा दुनिया का सबसे बेस्ट तरीन जो था, कौन सा, जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरा बनाया गया था एंड स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया था एंड कहा गया था ये बिग बैंग की बातें भी हमको बताएगा। एंड इनकी जो तस्वीरें आई हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन तस्वीरें आई हैं, हमें गैलेक्सीज नज़र आई हैं बहुत सारी। इसके अंदर भी क्रायो कूलर लगा हुआ है, क्रायोजेनिक सब्सटेंस नहीं, क्रायो कूलर डाला हुआ है भाई, छोटा सा क्रायो कूलर, एक मशीनरी है, आई थिंक सो वहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्रायो कूलर डाला गया है क्योंकि स्पेस के अंदर गई है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा।
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सन के करीब जाएगी, भाई स्पेस के अंदर जाएगी ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास क्या होगा, आप सन के करीब होते जाएंगे। तो क्रायो कूलर डाला गया क्योंकि वो जो टेलीस्कोप है वो एफिशिएंटली काम ही रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर करता है 100-120, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर तो भाई अच्छा खासा होगा यार, वहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए इसके अंदर क्रायो कूलर डाल दिया, कुछ फंक्शनलिटीज़ होगी जो कि ये क्रायो कूलर पूरे सिस्टम को है सपोर्ट नहीं करता। उस जेम्स वेब बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, छोटा नहीं है कोई इतना सा छोटा आपके पास गाड़ी जितना या आपकी जो करोला गाड़ी इतना होगा, बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, ठीक है। तो उसके अंदर किसी कंपोनेंट के एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए उस छोटे से कंपोनेंट के अंदर वो चीज़ ऐड की गई होगी जैसे उसको ही खाली सपोर्ट या जो फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइड करे। तो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी। रियल लाइफ के अंदर देखते हैं द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स हैड अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। बायोलॉजिकल मटेरियल्स जिससे हो गए उनको प्रिजर्व करना, कोई बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो है ऑक्सीजन को, हम ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन के थ्रू। लिक्विड ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिसके हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को चाहिए होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस में तकलीफ़ करी होती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर होती है। गैस की फॉर्म में कभी भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है ऑक्सीजन की, जो अस्पताल तक जाती है लिक्विड के अंदर होती है। लिक्विड के अंदर अब क्लिनिक्स जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर मैकेनिज़्म होता है जहाँ पर ये जो लिक्विड्स की चीज़ें हैं, लिक्विड है इसको गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो लिक्विड के अंदर होता है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल है तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, लेकिन वो बायो की बहुत बड़ी नीड है ऑक्सीजन। उसके बाद द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल, कुछ मटेरियल्स हैं वो सुपर कंडक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। मुझे ये नहीं पता कि फास्ट ट्रेंस के अंदर कहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। मैंने सच्ची बात बताऊँ, मैंने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ने के अंदर, मुझे वहाँ पर विकीपीडिया पे मिला फास्ट ट्रेंस के अंदर भी यूज़ की जाती है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेंस होती हैं, बाहर मुल्क की बुलेट ट्रेंस हो गई, वहाँ पर ये चीज़ यूज़ की जाती है, क्रायोजेनिक सब्सटेंसेस वगैरह आई थिंक सो। ओके, सो सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को ज़ीरो रेजिस्टेंस पर पहुँचा देना। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना नहीं है जहाँ पर हो रहा है। एक और इफेक्ट होता है एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एक बहुत बड़ा हाई रेंज का टॉपिक है, आप इंटर तक भी नहीं पढ़ेंगे उसको, तो आप इसको बीएससी लेवल में जाके पढ़ेंगे। तो एक अलग अलग टाइप की भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। आप कहोगे भाई सर ने तो शुरू में बहुत बड़ी बातें कर दी, सर ने वीडियो को 25 मिनट तक खींच दिया, बताया खाली एक ही इफेक्ट, सर कह रहा था कि इतनी बड़ी ब्रांचेस होंगी। बेटा बहुत बड़ी है चीज़, ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। मेरी वीडियो 25 मिनट से ज़्यादा हो गई है। बाकी यूट्यूबर्स ने क्या किया है, बाकी टीचर्स क्या करते हैं, एक ब्रांच के ऊपर 4 मिनट 5 मिनट पढ़ा दिया, जान छुड़ा दी। मैं आपको रियलिटी, आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ, ये चीज़ समझो, ये चीज़ काम कैसे कर रही है, हाउ दिस थिंग डेवलप्ड, ये चीज़ डेवलप कैसे हुई। सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल, सुपर कंडक्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स एंड द स्टडी ऑफ मटेरियल्स एट द मालिकुलर एंड एटॉमिक लेवल, एंड कुछ सब्सटेंसेस की स्टडी करना मालिकुलर एंड एटॉमिक लेवल पर। सुपर क्रायोजेनिक्स इस चीज़ पर इतने मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा तो वर्क नहीं करता होगा, क्योंकि क्रायोजेनिक टेम्परेचर ही -150 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कोई सब्सटेंसेस होगी मेरे ख्याल से जिसकी स्टडी कर पाए, ठीक है। जैसे टेम्परेचर कम करते हैं चीज़ों की मोशन कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहा टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी जो मोशन है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो स्लो हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो उनकी मोशन जब कम हो जाती है, जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो मोशन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम उसको वो स्टेबल पोजीशन के अंदर होते होंगे, तो हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे, मॉलिक्यूल्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनको ईजीली स्टडी कर पाएंगे। सो कम टेम्परेचर पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सच। ओके, इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड गैसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड गैसेस। लिक्विड गैसेस जो होती हैं उनको स्टोरेज, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होता है, तो
बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। नाइट्रोजन को एयर लाई जाती है, एयर से नाइट्रोजन को अलग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर्स को, नाइट्रोजन को कंप्रेस उसकी हीट निकाली जाती है, फिर एक्सपेंड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का मेरे ख्याल से टेम्परेचर होता है -198 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर सेंटीग्रेड के अंदर। सेल्सियस -158 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। ड्राई आइस का तकरीबन 80 पॉइंट समथिंग होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन होता है। ओके, ये टेम्परेचर होता है इन चीज़ों का। तो इनको स्टोर कैसे किया जाए लिक्विड की फॉर्म में, तो क्रायोजेनिक्स हेल्प करती है। सच इज़ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम तो भाई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, तकरीबन -268 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम पर होता है। 4 से 5 केल्विन पर, 7 केल्विन पर, 8 केल्विन तक होता होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम, यानी जो टेम्परेचर है लिक्विड हीलियम तक पहुंचना तो भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। सबसे हार्ड पहुंचना है लिक्विड हीलियम तक। लिक्विड हीलियम बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि इस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा हार्ड है, आई थिंक सो विच आर यूज इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ की जाती हैं। मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज़ की जाती है, क्रायोजेनिक्स वगैरह, क्रायोकूलर, जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया, ट्रेन्स के अंदर, फास्ट ट्रेन्स के अंदर, ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, स्टोरेज, लिक्विड गैसेस के अंदर, बहुत सारी और चीज़ें बताई मैंने आपको। इन शॉर्ट के अंदर एक लाइन के अंदर आप किसे बताएं क्रायोजेनिक्स क्या होती है। क्रायोजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर। क्रायोजेनिक स्टडी होती है लो टेम्परेचर की, इज द स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ मैटर, कि आप लो टेम्परेचर पर चीज़ों की स्टडी किए रहे हैं एंड उनका इफेक्ट क्या है। आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर कम कर दें एंड उसकी असरात क्या पड़े मैटर पर, वो होती है क्रायोजेनिक्स। तो ये ऐसे क्रायोजेनिक्स काम करती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, जिसके अंदर मैंने पूरा क्रायोजेनिक्स आपको समझाई है। तकरीबन 30 मिनट्स की वीडियो बन चुकी होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। खुदा हाफिज़।